Okay, dear students, good evening. How are you, my students? Today is your last class. यह आपका अंतिम कक्षा है. मुझे आपसे ढेर सारी बातें करनी है. इस अंतिम कक्षा में, इस अंतिम क्लास में मैं आपकी जांच परीक्षा नहीं लेना चाहा. मतलब जो 5 क्वेश्चंस हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके लिए लाते हैं MCQ, वो आज नहीं लाए क्योंकि हमें क्वेश्चन डिस्कस करना है, ट्रेंड के विषय में बात करनी है और फिर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन भी देना है कि आप किस तरह से आगे पढ़ाई जारी रखेंगे और आपसे कम्युनिकेट भी करना है. तो बहुत सारे यहाँ पर हमारे उद्देश्य हैं. तो चलिए, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जो कुछ क्वेश्चंस हमने जो मॉडल आंसर आपके लिए लाए हैं, पहले 1 बाय 1 हम उसको डिस्कस कर लें. फिर मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा और आप जवाब देना. पहली चीज यह है कि जैसे क्या भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन ने भारत की राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया. तो मैं स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि मैंने पूरे आपको अध्यापन के दौरान एक बात बार बार एम्फसाइज करने की कोशिश की, आपको हमेशा ट्रेन करने की कोशिश की पहले क्लास से कि बी अ थिंकिंग क्रिएचर. क्योंकि मैं आपको क्या बताऊं, मैं अपने अनुभव से आपको कहता हूं और शायद आप लोग अब समझ पा रहे होंगे कि जब आप यूपीएससी, विशेषकर यूपीएससी में और वैसे स्टेट सर्विसेज में भी जो क्वेश्चंस आपके होते हैं वो पुस्तक से पूछकर नहीं आते हैं, ना वो पुस्तक की सीमा को मानते हैं. एक अहम बात तो आप सभी लोगों को चाहिए कि आप लोगों को दीन और भारत और विश्व में जो तत्कालीन घटनाएं घटित हो रही हैं, जो नए परिवर्तन हो रहे हैं, जो नई विचारधारा उभर कर आ रही है, जो नए प्रकार के उभार हो रहे हैं, उनके टच में आपको होना चाहिए. ये सबसे पहले आवश्यकता होती है. अब जैसे देखिए, यूपीएससी, बात है हिस्ट्री कल्चर की है, बट यूपीएससी इज गोइंग टू बी हाउ मच करेंट हियर. आई एम साइटिंग सम एग्जांपल. जैसे देखिए क्वेश्चन को, क्या भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन ने भारत की राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया. ये 2016 का क्वेश्चन है. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने आपको भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन मॉडर्न हिस्ट्री में बताया हुआ है, आपको याद होगा. लेकिन जो मॉडर्न हिस्ट्री में आपने भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन पढ़ा, तो उसमें आपने देखा कि स्वतंत्रता के बाद ऐसी मजबूरी थी भारत सरकार की कि जब तेलंगाना से यह मांग उठी और इसने एक बड़े मूवमेंट का रूप लिया, तो अगर उस समय भारत सरकार ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया होता तो स्वतंत्रता के शीघ्र बाद हमारी संघीय व्यवस्था में अवरोध आ सकता था. ओके, लेकिन हुआ ऐसा कि भारत सरकार झुक गई और विशेषकर आंध्र प्रदेश के तेलंगाना में जब ये घटना घटित हुई, तो आंध्र प्रदेश में जब ये घटना घटित हुई तो आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना जो भाषाई आधार पर प्रांतों का गठित राज्य 1953 में. फिर जब 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग आया, तो उसने जब भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की अनुशंसा की, तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपना यह दिमाग लगाया, स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमीशन, कि भाई जब भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन हो ही रहा है तो आपको थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा. आपको पता है कि हैदराबाद से निजाम से हैदराबाद का क्षेत्र लिया गया था, तो हैदराबाद भी तेलुगु भाषी था और जो आंध्र प्रदेश 1953 में बनाया गया था वो भी तेलुगु भाषी था. तो भाई स्टेट ऑर्गेनाइजेशन अधिनियम ने कहा कि जब भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन हो ही रहा है तो फिर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इनको मिलाकर एक बृहद आंध्रा का निर्माण किया. लेकिन तेलंगाना एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र था. उस समय से ही उसकी मांग यह थी कि हम आंध्र प्रदेश के साथ नहीं जाना चाहेंगे क्योंकि हम बैकवर्ड रीजन हैं और हमें निजाम के द्वारा भी बहुत तरह का संरक्षण दिया जाता था. हमारा वो संरक्षण छीन जाएगा और हम वैसे ही वंचित रह जाएंगे. तो उसको अपोज उस समय तेलंगाना ने किया था, परंतु उसकी बात अनसुनी कर दी गई थी. अब क्या हुआ आगे कि भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन 1966 में हरियाणा के निर्माण तक होता रहा. फिर खैर उसका आधार फिर बदलता गया समय के साथ. 2014 में वहां पर चंद्रशेखर राव थे तेलंगाना में और उन्होंने एक मूवमेंट शुरू किया और उन्होंने फास्ट अनटू डेथ पर वो भी बैठ गए. तो फिर जब फास्ट अनटू डेथ पर बैठ गया, उनकी स्थिति बिगड़ने लगी. तो 2014 में फिर उस समय सरकार ने उनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया और भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन वाले मुद्दे को दरकिनार करते हुए और तेलंगाना को एक पृथक राज्य बना दिया गया. तो मुद्दा यह उठा कि भाई तेलंगाना जो कि भाषा के आधार पर तेलुगु भाषी था, लेकिन विकास के आधार पर टूट गया. ओके,
उसी तरह से महाराष्ट्र में विदर्भ क्षेत्र है तो मराठी भाषी लेकिन पिछड़ा हुआ है, वो भी अलगाव की मांग कर रहा है। तो मुद्दा ये उठता है कि इसी पर एक विशेषज्ञ ने करंट में प्रश्न रख दिया, मतलब हिस्ट्री कल्चर में, कि अच्छा आप ये बताइए कि क्या ये हमारी गलती थी, हमें नहीं करना चाहिए था, ये कहीं हमारे संविधान हमारी सरकार की भूल थी? तो उसका हमने जवाब दिया है। हमने जवाब दिया है कि नहीं, हम इसको भूल नहीं मान सकते, ये वक्त की बात है। उस समय की बात ऐसी थी कि उस समय हमने संघीय व्यवस्था को जस्ट लागू की थी, एक म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट था। अगर उस समय हम प्रांतों की आवाज को जबरन दबाने का प्रयास करते तो उसका विस्फोटक परिणाम हो सकता था। हमारे सामने एग्जाम्पल भी है, हमारे सामने दो एग्जाम्पल है। एक पाकिस्तान का एग्जाम्पल है जिसने पूर्वी पाकिस्तान के भाषाई मांग को दबाने का प्रयत्न किया तो स्वतंत्र बांग्लादेश का निर्माण हुआ, आप जानते ही हो। और हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल श्रीलंका का है। जब 1956 में भारत में भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन हो रहा था तो श्रीलंका की सरकार उस समय सिंगला भाषा तमिल लोगों पर जबरन थोप रही थी। परिणाम आप देखते हो कि श्रीलंका एक लंबे गृहयुद्ध का शिकार हो गया। तो हम इसे नहीं कह सकते हैं कि वह हमारी भूल थी। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो इस तरह से हमने इसको हल किया है। तो आप लोग तो मेरे विचार से इस प्रश्न में क्लियर हो गए होंगे। तो इसी तरह से बच्चों प्रश्न आते हैं तो ऐसा नहीं कि हम सीधा पुस्तक से उठाते हैं और नोट से उठाते हैं और उत्तर को लिख लेते हैं। जो प्रश्न उत्तर होता है वो मैनिपुलेशन होता है। कई प्रश्नों में आपको हमें मैनिपुलेशन करना पड़ता है क्योंकि डायरेक्ट वो पुस्तक में नहीं मिलता है। अगर मैं आपको बताऊं कि यूपीएससी में डायरेक्ट अगर पुस्तक में चीज़ों को खोजोगे तो 70% से ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलेगी। 30% चीज़ें ऐसी होती है कि अपनी समझ के अनुसार विकसित करनी होती है। तो मैं स्टूडेंट्स, हमने यही कोशिश की इतने दिनों में कि आपकी खुद की समझ विकसित हो। अब थोड़ा सा आप हमें यह बताइए कि आप लोगों की समझ विकसित हुई, थोड़ा सोचने वाले प्राणी बने, हाँ या ना? क्या आपका सिचुएशन है? प्लीज आप अंकुर के माध्यम से हमें खबर करिए, हमें सूचना दीजिए। यस सर। तो आप इस तरीके को सोशल साइंस में हमेशा अपनाना। आप हमारे स्टूडेंट हो, आपकी सोच विशिष्ट होनी चाहिए, आपकी सोच अलग होनी चाहिए और आपकी सोच अप टू मार्क होनी चाहिए। तो आप इस प्रयास को हमेशा जारी रखना। इस प्रयास के सामने आपको कभी घुटने नहीं टेकना है। अब देखिए क्वेश्चन है कि भारत की सांस्कृतिक विविधता के संदर्भ में कहा जा सकता है कि राज्य की तुलना में क्षेत्र सांस्कृतिक इकाई को निर्मित करता है। अब देखो यह प्रश्न है, इस प्रश्न की प्रकृति अलग है। इस प्रश्न की प्रकृति यह है कि मैंने आपको पीछे बताया था कि भाषाई आधार पर आपने प्रांतों का गठन किया तो वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। एक प्रश्न मैंने आपको बताया था कि 2020 में पूछा था कि हम 2019 में कि हमें भारत में सर्वत्र लघु भारत दिखाई देता है। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था, इस क्वेश्चन के आलोक में भी मैंने आपको बताया था। तो लघु भारत दिखाई देता है का मतलब यह हुआ कि आपको हर जगह विविधता दिखेगी। तो आप भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन कहोगे, इसका मतलब यह नहीं है कि उस प्रांत में उस भाषा भाषी क्षेत्र में ही लोग हैं। उस प्रांत में बहुत सारे भाषाई अल्पसंख्यक हैं क्योंकि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जनसंख्या का माइग्रेशन हो रहा है। तो जनसंख्या के माइग्रेशन रोजगार के लिए हो रहा है, नए आर्थिक अवसर के लिए हो रहा है, अब सरकारी सेवा के परिप्रेक्ष्य में हो रहा है। तो हर जगह पर क्या है कि एक से अधिक जनसंख्या वहां पर विद्यमान है और प्रत्येक प्रांत में जहां पर जो भाषाई आधार पर आपने प्रांतों का गठन किया है तो उस भाषा को बोलने वाले मैक्सिमम 40% लोग हैं और बाकी जितने हैं सब भाषाई अल्पसंख्यक हैं। तो वही मुद्दा उठाया कि जब राज्य सरकार अपनी भाषा के प्रति इतना संवेदनशील अपनी भाषाई पहचान के प्रति इतना संवेदनशील है और वही राज्य सरकार क्षेत्रीय स्तर पर जो भाषाई पहचान है वो भाषाई पहचान को दबाने का प्रयत्न कर रही है, तो हाउ फार इज इट जस्टिफाइड? यह कहां तक जस्टिफाइड है कि आप एक तरफ अपने प्रांत की भाषाई पहचान को बनाए रखना चाहते हो, दूसरी तरफ जो दूसरे क्षेत्र है, दूसरे प्रांत है, उसकी भाषाई पहचान को आप दबा रहे हो। तो इट इज सम सॉर्ट ऑफ इनजस्टिस ऑन योर पार्ट। तो यही चीज इस प्रश्न का डिमांड है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये तो मैंने पीछे डिस्कस भी किया था।
भारतीय मिथक कला और वास्तुकला में सिंह एवं वृषभ की आकृतियों के महत्व पर विचार करें। यूपीएससी में 2022 का आपका प्रश्न है। अब जैसे देखियो, ये जो प्रश्न आपका है, ये प्रश्न मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ये प्रश्न क्यों आपसे पूछा गया, क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली का जो एक नई सिटी बनी, जो मोदी जी की सरकार ने बनाई, जिसको बोलते हैं सेंट्रल विस्टा। तो सेंट्रल विस्टा में जो सिंह की आकृति वहां स्थापित की गई है, वो अशोक का शांत सिंह नहीं है, वह सिंह का गुर्राता हुआ और मुंह खोला हुआ सिंह है। तो जब सिंह गुर्राया तो उस समय न्यूज़पेपर में मेंस एग्जामिनेशन से 2-3 महीने पहले बहुत चर्चा का विषय रहा, बहुत ज्यादा। अब जैसे मेंस का पेपर होने वाला है तो अब देखना कुछ न कुछ करंट के इश्यूज में आते रहेंगे। तो जब सिंह गरजा या सिंह ने गुर्राया, मैंने सिंह का मैंने गुर्राते हुए सिंह की जो आकृति बनी, तो उसमें बहुत टीका टिप्पणी हुई थी। बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि भारतीय परंपरा जो दुनिया को शांति का संदेश देती है, उसके सामने आप ये सिंह के माध्यम से मस्कुलर पावर दिखा रहे हो। बहुत बहुत बात हुई। यूपीएससी तो बहुत ही कॉन्शियस होता है, तो यूपीएससी ने तुरंत सिंह पर वो क्वेश्चन 2022 में इसको सेट कर दिया। तो इसमें सिंह और बैल दोनों दिया है। तो ऐसा होता क्या है कि हमारी जो परंपरा है, तो हमारी अपनी परंपरा में अपनी माइथोलॉजी को समझना पड़ेगा और माइथोलॉजी को अपने मुताबिक एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जो माइथोलॉजी है उस माइथोलॉजी को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो बैल की माइथोलॉजी है, तो चलिए, जैसे मैंने क्या कहा, टू बी ए थिंकिंग क्रिएचर, ये सब कहीं आपको पुस्तक में एक जगह मिलना मुश्किल है। और फिर अगर आप एक जगह पुस्तक में खोजोगे भी तो स्काई इज द लिमिट, कितना खोज पाओगे। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग एक सर्टेन नॉलेज की खुराक ले लो, उसके बाद बौद्धिक जुगाली करते रहो, चबाते रहो और सोचकर उत्तर निकालते रहो। बस यही मेरा आपके नाम संदेश होगा। जैसे अब ये प्रश्न है, तो इस प्रश्न में हम आंख बंद करेंगे, सोचना शुरू करें कि भारतीय परंपरा में सबसे पहले बैल कौन। तो सबसे पहले नवपाषाण काल में बैल, याद करिए, नवपाषाण काल में बैल की आकृति और हड़प्पा सभ्यता में बैल की आकृति। उस समय बैल क्या है, किस चीज का प्रतीक है, सोचो जरा। उस समय बैल प्रतीक है उर्वरता का। आपको याद है सांड, अरे सांड और बैल यहां एक ही है। तो जो सांड है, इट वॉज सिंबलाइजिंग फर्टिलिटी। हड़प्पा सभ्यता में भी आप याद करो, सांड की पूजा क्या है, फर्टिलिटी है, उर्वरता का देवता है वो, क्योंकि वो प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है। क्या अंकुर ओके है ना मेरे स्टूडेंट्स। और उससे आगे बढ़ते हैं आप, तो फिर कहां कहां बैल होगा, तो बैल होगा बुद्धिज्म में। तो उसमें बुद्धा के यौवन का प्रतीक आप याद करिए, हाथी बुद्ध के माता के गर्भ में आने का प्रतीक, बैल यौवन का प्रतीक, सिंह अपने आप पर विजय पाने का प्रतीक या शांति का प्रतीक भी सिंह कह सकते हो। और उसी तरह एक चौथा जानवर है घोड़ा, जो गृह त्याग का प्रतीक। तो वहां पर जो बैल है वो क्या है, गृह त्याग का, वो बुद्धा के मतलब यौवन का प्रतीक है, युवावस्था का प्रतीक है, जवानी का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है, ओज का प्रतीक है, मतलब समझ सकते हो। और उसके आगे आप जाओगे तो शिव का बैल नंदी सवारी है, उसको कहीं ना कहीं शैव पंथ से उसका जुड़ाव है शिव का। वह शिव सहिष्णुता का, प्रेम का, भाईचारा का प्रतीक है। तो मतलब यह है कि धीरे धीरे हमारी परंपरा में उसी तरह से समय के साथ साथ जो बैल का मिथक है, इसलिए पूछ रहा है भारतीय मिथक कला और वास्तुकला में सिंह और वृषभ की आकृतियों के महत्व पर विचार करिए। आकृति में भी फर्क है। जैसे पहले जो आपको सांड की आकृति है, फिर आप देखते हो कि अशोक की मूर्ति कला में आप इसकी चर्चा करोगे, जो बुद्धिज्म का ही रूपक अशोक ने भी लिया है बैल का। तो अशोक के मूर्ति कला में चर्चा है, पहले अलग उसकी मूर्ति होगी, फिर वास्तुकला में वही बैल की मूर्ति होगी, फिर शिव के साथ जो नंदी की मूर्ति है या सिंह की सवारी किए हुए जो नंदी की मूर्ति है, सिंह और पार्वती की सवारी किए हुए, वह मूर्ति भी स्टैचू आपको मिलेगा मंदिरों में। तो उनकी बदलती हुई जो वास्तु कलात्मक सौंदर्य, मूर्ति कला के रूप में कैसे उसकी आकृति बदल रही है, उसकी भी चर्चा करनी है। और उसी प्रकार से सिंह की करनी है। तो सिंह में भारतीय परंपरा में कहां से शुरू करोगे, तो महावीर में तुम देखोगे सिंह,
सिख किस चीज का प्रतीक है? जैनिज्म में तो अपने आप पर विजय प्राप्त करने का प्रतीक है। बुद्धिज्म में क्या है? तो शांति का संदेश का प्रतीक है। और वही प्रतीक को अशोक ने अपनाया है, उस प्रतीक को आगे बढ़ाया है। तो वो शांति और सद्भाव का प्रतीक है। और वहां से मतलब शांति का संदेश और अपने आप पर विजय का प्रतीक था। वहां से आगे बढ़िए तो दुर्गा की सवारी बन गई सिंह। और फिर वह सिंह मतलब दुष्टों का दमन का प्रतीक है, जिसका आप विशाल और मुंह खोले हुए जो आप देखते हो कि दुर्गा जब महिषासुर की हत्या करती है तो वह भैंसा को निशाना अपने पंजे से सिंह बनाता है। तो वो जो मूर्ति आप देख रहे हो वो उसका एग्रेसिव, उसका फ्यूरियस रूप है सिंह का। तो हमारी परंपरा में सिंह का उसी प्रकार से उसकी मूर्तियां भी बदली है। जैसे जैनिज्म और बुद्धिज्म में उसका अशोक ने कैसे अपने मूर्ति को बनाया, फिर कैसे दुर्गा के सवारी सिंह का मंदिर में मूर्तियां बदली है। तो यही चीज दिखानी है। और ये किसी पुस्तक में डायरेक्ट लिखा हुआ नहीं रहता है, इसको सोच कर निकालना पड़ता है। हमारी अपनी परंपरा से, अपने मिथक से सोच कर निकालना पड़ता है। एंड दैट इज पॉसिबल इफ यू आर गोइंग टू बी ए थिंकिंग क्रिएचर। हर चीज को पढ़कर, तुरंत पढ़ के और तुरंत उत्तर लिखना, यही तो मैं अपने स्टूडेंट को संदेश देना चाहता हूं कि संभव ही नहीं है। इसलिए जानते हो हमारे जो क्वालिफाइड बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनसे भी मेरी बात होती है, तो ऑलवेज आई एम ट्राइंग टू प्रूव इट कि जो क्वेश्चन का जो आंसर राइटिंग है वो आंसर राइटिंग बेसिकली दैट इज सम सॉर्ट ऑफ मैनिपुलेशन। जो आंसर राइटिंग होती है वो बहुत हद तक मैनिपुलेशन होता है, मतलब उसका कोई बना बनाया रूल नहीं होता है। आप अच्छे ढंग से अगर एक मैनिपुलेट कर लेते हो तो आप बेहतर आंसर राइटिंग लिख सकते हो। मतलब नॉलेज होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि हवा में से लिख लेंगे, कोई नहीं लिख सकता। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है तो धीरे धीरे उसी नॉलेज को मैनिपुलेट करके लाना पड़ता है। अब भारतीय कला विरासत का संरक्षण, हालांकि इसमें कुछ कम पॉइंट दिया गया है, कुछ और पॉइंट आना चाहिए। मैं आपको बताता हूं कि भारतीय कला विरासत का संरक्षण वर्तमान समय की आवश्यकता है, चर्चा कीजिए। तो देखिए, आप जब भारतीय कला या विरासत का संरक्षण करते हैं तो उसके कितने फायदे हैं, माने क्यों आप संरक्षण करते हैं। अब देखो, हर चीज कहीं ना कहीं प्रायोजित होता है। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कहां से प्रभावित हुआ है? भारतीय कला विरासत का संरक्षण। इसका भी मैं दृष्टांत आपको बताता हूं। इसका दृष्टांत यह है कि जैसे 2018 की बात है, जब क्वेश्चन पूछा है, तो 2017 से ही ऐसा हुआ कि जैसे गवर्नमेंट ने महसूस किया, या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने महसूस किया, उसके बहुत सारे ऐसे स्मारक और भवन है जिसको मॉन्यूमेंट्स बोलते हैं। वह मॉन्यूमेंट्स एकदम ऑर्फन्ड है। ऑर्फन्ड का मतलब है कि उसमें बहुत ज्यादा जीर्ण अवस्था में है और उसको जीर्णोद्धार करने की आवश्यकता है, रिनोवेशन करने की आवश्यकता है, और उसमें बहुत फंड की आवश्यकता है। तो जितना उसे फंड की आवश्यकता थी सरकार के द्वारा, उतना फंड आवंटित नहीं हो पा रही थी। तो उसने एक नया कॉन्सेप्ट लाया कि भारत के बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और जो पूंजीपति हैं, उनके सामने विकल्प रखा कि आप ऐसा करिए, आप एक मॉन्यूमेंट को एडॉप्ट कर लीजिए। एडॉप्ट जैसे कोई लाल किला को एडॉप्ट कर लीजिए, कोई कुतुब मीनार को एडॉप्ट कर लीजिए। एंड एडॉप्ट करने का मतलब है कि आप उसका रिपेयरिंग वर्क करिए, आप उसका टेक केयर करिए। तो मतलब यह हुआ कि उसने सोचा कि हम प्राइवेट सेक्टर के हेल्प से हम अपने आर्किटेक्चर को जीर्णोद्धार कर ले। न्यूज़पेपर में बहुत सारे, मैं तो क्या कहता हूं, ज्ञान का एक बहुत बड़ा सोर्स होता है कि आपके आसपास जो घटनाएं घटित हो रही हैं। तो न्यूज़पेपर में काफी चर्चा में रही। अब चर्चा में रही तो क्वेश्चन के फॉर्मेट में आ गई, एंड दे आर गोइंग टू आस्क यू द क्वेश्चन। तो अब इसमें संरक्षण, कला और विरासत के संरक्षण का क्या महत्व है? तो कला और विरासत के संरक्षण का तो बहुत महत्व है। पहली बात यह है कि जैसे आप समाज का अध्ययन करते हो तो आप इतिहास में समाज का विकास देखते हो, अर्थव्यवस्था का विकास देखते हो, राजनीति का विकास देखते हो, आप इन सभी का विकास देखते हो। लेकिन साहित्य और कला के माध्यम से आप मानव के सौंदर्य अभिरुचि का विकास देखते हो, एस्थेटिक सेंस का। एस्थेटिक सेंस का हुआ कि प्राचीन मानव की का जो सौंदर्य अभिरुचि थी, जो मैं आपको सौंदर्य अभिरुचि बता चुका हूं पहले, आपको याद होगा,
जो एस्थेटिक सेंस था वो कैसे ग्रेजुअली इवॉल्व करता गया, युग बाय युग कैसे कला विकसित होती गई, साहित्य विकसित होता गया। तो एक तो एस्थेटिक सेंस का विकास दिखाता है। दूसरा है कि जो कला और विरासत है, वह कला और विरासत किसी भी समुदाय की पहचान होती है। आप उस कला और विरासत के माध्यम से पहचाने जाते हो। तीसरा कि कला और विरासत रोजगार का साधन होता है। जैसे आप देखोगे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, जैसे आप अभी भी आप जाइए, जैसे आप फतेहपुर सिकरी जाइए या आगरा में आप ताजमहल के पास जाइए, उसके आसपास तो आपको बहुत ऐसे लोग मिलेंगे कि संगमरमर के छोटी छोटी चीजें बनाकर पर्यटकों को बेच रहे होंगे, क्योंकि वो उनका वह वंशज है जो पिछले कई पीढ़ियों से चला आ रहा है और उसी आर्टिफैक्ट्स को बनाता जा रहा है। और उसके रोजगार का ही साधन यही रहा है कि बस किसी मॉन्यूमेंट्स के आसपास जो पर्यटकों की भीड़ है, उस पर्यटकों की भीड़ को संतुष्ट करने के लिए हमें इस तरह की चीजें बनाकर बेचनी है। और नेक्स्ट वन, इसका फायदा होता है पर्यटन। विदेशी मुद्रा का एक बहुत बड़ा साधन है। जैसे आज तुम देखिए तो जो मुगल मॉन्यूमेंट्स है वह मतलब आपके विदेशी मुद्रा को विदेशी मुद्रा लाने का एक बहुत बड़ा साधन है। और जिसको आप कल्चरल टूरिज्म कहते हो, उसको आज इतना बढ़ावा दिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, हर प्रोविंस के द्वारा, ताकि चूंकि वह एक आय का साधन है, इट इज अ मीन्स फॉर लाइवलीहुड। जो लाइवलीहुड है, उस लाइवलीहुड का एक बहुत बड़ा ये मीन्स है। तो दैट इज द पॉइंट हियर। इट वॉज वन फैक्टर, यू नो। एंड नेक्स्ट वन अगर आप देखिए तो नेक्स्ट वन है कि राष्ट्र निर्माण। जो कला और विरासत है वो एक आपकी जो सामान्य साझा विरासत है वो आपको राष्ट्र बनाती है। अगर भारत अपने आप को राष्ट्र के रूप में पहचान सका तो अपनी उसी साझी विरासत के माध्यम से पहचान सका, जिसे हम कहते हैं विविधता में एकता। अगर अगर आपके पास एक सांस्कृतिक विरासत नहीं है तो राष्ट्रीय पहचान विकसित करने में बड़ी समस्या हो जाती है। मैं आपको बताऊं, हियर आई हैव टू गिव यू सम एग्जांपल। मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहूंगा कि जैसे नाइजीरिया और कुछ अफ्रीकी देशों में यह समस्या आई, जैसे भारत में एक बहुत ही समृद्ध सांस्कृतिक विरासत थी, तो भारतीय अपने आप को सांस्कृतिक विरासत से जोड़कर राष्ट्र के रूप में पहचान लिया और विविधता में एकता का नाम दिया। लेकिन बहुत सारे ऐसे देश थे जिनके पास ऐसी कोई साझी सांस्कृतिक विरासत नहीं थी, तो उनको राष्ट्र बनने में परेशानी हुई। और कई जगहों पर तो जो नाइजीरिया है, कई देश हैं, तो उनको अपनी संस्कृति को, साझी संस्कृति का आविष्कार करना पड़ा, उसको इन्वेंट करना पड़ा, ताकि उससे जोड़कर अपने आप को वो राष्ट्र के रूप में मान्यता दे सके। तो राष्ट्र निर्माण में भी आपको ये जो कला और विरासत है वो एक बहुत बड़ा माध्यम बनती है। तो ये आपका उत्तर है। अब ये तो मैंने आपको कवर किया था, याद होगा कि ये तो किया हुआ मेरा कवर है कि भारत की प्राचीन सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया तथा ग्रीस की सभ्यताओं से इस बात में भिन्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप की परंपराएं आज तक भंग हुए बिना परिरक्षित की गई हैं। टिप्पणी कीजिए। तो मैं स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि मैंने इस प्रश्न का उत्तर आपको बखूबी समझाया हुआ है और बताया हुआ है कि भाई कैसी मिस्र, मेसोपोटामिया का तेजी से इस्लामीकरण हो गया और कैसी जो प्राचीन जो यूनान की सभ्यता है उसको किस प्रकार से यूनान की सभ्यता को बाद में ईसाई धर्म ने दबा दिया था, जो फिर यूरोपीय पुनर्जागरण में दोबारा प्रकट हुआ। उसी प्रकार से मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता बाद में फिर प्रकट हुई। लेकिन जो भारत की सभ्यता है वहाँ मुस्लिम आक्रमण या विदेशी आक्रमण के बाद भी, उस समय तो विदेशी आक्रमण ही कहोगे, उसके बाद भी ये सभ्यता में परिवर्तन नहीं हुआ और ये सभ्यता अविच्छिन्न रूप में बिना टूटे हुए एक लंबे समय से क्रमिक रूप में सभ्यता चलती रही, बढ़ती रही और इसमें कोई व्यवधान बीच में नहीं आया। तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है।
अब जैसे देखो ये क्वेश्चन है कि भारत में विविधता की किन्हीं 4 सांस्कृतिक तत्वों का वर्णन कीजिए और एक राष्ट्रीय पहचान के निर्माण में उनके अपेक्षित महत्व का मूल्यांकन कीजिए। ये देखो ये क्वेश्चन क्यों अपने आप में चैलेंजिंग क्वेश्चन है। आपको इस प्रश्न को 2 चरणों में लिखना है। एक तो लिखना है कि आपको अपने विविधता के किन्हीं 4 सांस्कृतिक तत्वों का वर्णन कीजिए, एक राष्ट्रीय पहचान के निर्माण में इनके अपेक्षित महत्व का मूल्यांकन कीजिए। अब देखो ये 2015 का ही क्वेश्चन, कितना स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। पहले आपको अपने भारतीय संस्कृति में 4 ऐसे कारक को निर्धारित करना होगा जहां विविधता दिखेगी। तो भाषा साहित्य में देख लीजिए, कला में देख लीजिए, स्थापत्य कला में देख लीजिए, आप खान पान रहन सहन पहनावा और हवा में देख लीजिए, धर्म के क्षेत्र में देख लीजिए, 4 आप निकाल लीजिए। धर्म के क्षेत्र में भी आप देखिए कितने प्रकार की धार्मिक विविधता है। साहित्य भाषा साहित्य में देख लीजिए, कला में देख लीजिए, खान पान रहन सहन पहनावा और हवा में देख लीजिए। अब देख लीजिए, और ये अब पूछ रहा है जैसे ये इसी तरह का प्रश्न है माय स्टूडेंट्स कि कोई पूछे कि आपका लेफ्ट हैंड कमजोर क्यों है, और फिर ये दूसरा सवाल यह करे कि आपका लेफ्ट हैंड की कमजोरी आपके शरीर की ताकत का कारण कैसे बना। तो दैट इज रियली गोइंग टू बी चैलेंजिंग फॉर यू कि आपका लेफ्ट हैंड कमजोर क्यों है, और फिर लेफ्ट हैंड की कमजोरी आपके शरीर की ताकत का कारण कैसे बना। तो मतलब वहां पर आपको देखना है और समझना है कि लेफ्ट हैंड क्यों कमजोर है, तो पहले उसको लिखना है। तो हमारी सांस्कृतिक विविधता अमुक 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 क्षेत्रों में, अब कह रहा है कि वह आपके एक राष्ट्रीय पहचान के निर्माण में कैसे योगदान दिया। तो भाई हमारी इसलिए पहचान के निर्माण में योग दिया कि हम लोगों ने बुद्धिमानी की, हम लोगों ने अपनी विविधता को स्वीकार किया, हम लोगों ने अपनी विविधता को कमजोरी नहीं बनने दिया जैसे बाकी देशों में हुआ, एशिया या अफ्रीकी देशों में कहीं युद्ध छिड़ गया, कहीं तनाव हो गया। हमने अपनी विविधता को अपनी ताकत बनाई, नाम दिया विविधता में एकता। और हमने जो राष्ट्र भी बनाया वो आपको मॉडर्न हिस्ट्री में मैं बताया हुआ हूं। अच्छा, मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने एक चीज आप लोगों को डील किया था, याद करिए, आप लोग एक्सेप्ट करिएगा हाँ ना में, और बिल्कुल, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपसे हमारा कम्युनिकेशन जुड़े। ये कम्युनिकेशन से हमको पता चलेगा कि मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री में एक क्वेश्चन करवाया था, याद होगा, कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने एक बड़ी चुनौती थी राष्ट्र बनना, क्योंकि भारत पश्चिमी मॉडल पर अपने आप को राष्ट्र नहीं बना सकता था, क्योंकि भारत की प्रकृति अलग थी। तो भारत ने अपने राष्ट्र बनने के लिए क्या प्रयत्न किए और किन किन बातों को अपनाया। सो देयर आई हैव गिवन टू यू द इंफॉर्मेशन, आर यू रिकॉलिंग? आप हमें जरा सा क्लू दीजिए। यस सर। अब कितनी चीजें आप लोगों को याद है, आप लोग प्रबुद्ध हो चुके हैं, मुझे यही खुशी हो रही है कि आप लोग प्रबुद्ध हो चुके हैं और चीजों को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोगों ने उन सभी को आत्मसात किया है। यू हैव बीन अ थिंकिंग क्रिएचर। बस इसको केवल जारी रखिएगा, आप देखिएगा आपको सफलता जरूर मिलेगी। और आप याद करिएगा कि तरीका बताया था हमने आपको, और इससे आपको धीरे धीरे करंट की भी समझ ज्यादा विकसित होगी, दुनिया की समझ ज्यादा विकसित होगी, जीवन को समझने का भी तरीका बेहतर यही है। इसलिए इसको जारी रखिएगा, छोड़िएगा मत। तो ये आपका प्रश्न का डायरेक्शन ये होगा। अब ये हो गया। अब इसमें देखिए कुछ मैंने क्वेश्चन बैंक में प्रश्न लाया है। ठीक है, इधर लग रखते हैं। अब देखो एक एक क्वेश्चन मैं सामने रखता हूं और फिर हम लोग और देखते हैं। जैसे देखिए
कुछ क्वेश्चन मैं यूपीएससी का लेटेस्ट क्वेश्चन या कुछ जो छूटा हुआ क्वेश्चन वो आपके सामने डिस्कस करना चाहूंगा। जैसे देखिए, अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा है, ये 2022 का है। 2022 में बल्कि दो क्वेश्चन, मतलब दो क्वेश्चन है तो कई क्वेश्चन, लेकिन ये दो क्वेश्चन हमने डिस्कस नहीं किया है। एक है, स्पष्ट करें कि मध्यकालीन भारतीय मंदिरों की मूर्तिकला उस दौर के सामाजिक जीवन का प्रतिनिधित्व करती है। अब देखो, ये 120 वर्ड्स का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन है, हाइपोथेटिकल ही क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखो यही होता है कि क्वेश्चन वो डाल देते हैं और क्वेश्चन देखने के बाद ऐसा लगता है कि अरे मतलब किसी पुस्तक से हम पढ़े होते तो इसका उत्तर देते। बस कुछ नहीं, आंख बंद करके सोचिए कि मध्यकाल में जो भारतीय मंदिरों की मूर्तिकला उस दौर के सामाजिक जीवन का प्रतिनिधित्व करती है, तो मूर्तियों में ऐसा क्या क्या है। तो जैसे देखो, मूर्तियों में एक चीज है कि इस काल में चूंकि आर्य संस्कृति का विकास जनजातीय क्षेत्र में हो रहा है, तो गैर आर्य देवताओं का आत्मसातीकरण हो रहा है, जो मौर्योत्तर काल से यहां आप देख रहे हो गैर आर्य देवता। अब जैसे देखो, अब आप उदाहरण में दे सकते हो, जगन्नाथ मंदिर है, तो जो देवता जगन्नाथ है वो कोई जनजातीय देवता थे जो विष्णु के अवतार के रूप में स्थापित हुए। तो गैर आर्य देवता का देवमंडल में आत्मसातीकरण, नंबर 1। नंबर 2, देवी पूजा, चूंकि महिलाओं का की पूजा आरंभ हो गई, तो देवी पूजा का बढ़ता हुआ महत्व और मंदिरों में आपको मूर्तियों में दिखेगी। तीसरा आप देख लो, देवता के साथ देवी की मूर्तियां भी स्थापित, अब मतलब देवताओं के साथ तुम देख लो, लक्ष्मी, विष्णु, लक्ष्मी, पार्वती, शिव, सीताराम, राधा कृष्ण। तो ये जो आप देखते हो, ये पेयर में जो मूर्तियां हैं वो कहीं ना कहीं पुरुष और महिला संबंधों की ओर संकेत करता है, और कैसी महिलाएं धीरे धीरे मतलब उस समय पुरुष के साथ, क्योंकि ये धारणा धीरे धीरे विकसित कर रही है कि पुरुष की क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए महिलाओं का साहचर्य आवश्यक है। चौथी चीज तुम देखते हो, भक्ति में सामंत चक्र, ये सामंत चक्र की अवधारणा का विकास कैसे हो रहा है, तो इस काल में सामंतवाद का विकास हो रहा है। तो सामंतवाद में क्या होता था कि आप जानते हो कि सामंतवाद में मतलब राजा होता था, और राजा के इर्द गिर्द जो अनेक देवता राजा के इर्द गिर्द अन्य सामंत होते थे। तो इसमें आर्य शर्मा है हिस्टोरियन, वो कहते हैं कि मंदिरों में आप जाएंगे तो सामंत चक्र की अवधारणा देखेंगे। जो आपको मंदिर है, जैसे एक देवकुल होता, तो देवकुल में आप देखोगे कि जो गर्भगिरी है उसमें एक मुख्य देवता की मूर्ति है, और उसके चारों तरफ छोटे छोटे गौड़ देवताओं की मूर्तियां हैं। जैसे आप ही जाते हो मंदिर में, आपको एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है, आप जल पात्र लेकर जाते हो जल चढ़ाने, और कुछ चाहते हो कि मैं कुछ इसके एवज में कुछ लूं,
तो अब कहाँ जल डालें ये आपके लिए चुनौती होती है, क्योंकि इतने सारे देवता हैं। तो आप भी चालाकी करते हो, जो गौर देवता छोटे छोटे आसपास हैं उन पर थोड़ा थोड़ा जल छिलकाते हुए जो मुख्य देवता है उस पर पूरा पात्र उड़ेल देते हो। तो पूरा पात्र उड़ेल देते हो, इसका प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? इसका प्रतीकात्मक अर्थ यह हुआ कि आपने चालाकी यह की कि आप सोचा कि अगर मुख्य देवता अगर परमिशन देंगे तो ये सब छोटे देवता इनका पालन कर ही देंगे, तो मुख्य देवता को ही खुश रखा जाए। इसको कहते हैं सामंती संबंध, ये आर्य शर्मा बोलते हैं। एक ये हुआ, और पांचवा हुआ आपको मूर्तियों पर आपको तंत्रवाद का प्रभाव दिखेगा। तंत्रवाद का प्रभाव आपको मूर्ति कला पर दिखेगा, और उसमें नए नए देवता उसमें स्थापित होंगे, जैसे भैरव की पूजा होगी और इस तरह के देवियों की पूजा को बल मिलेगा। तो तंत्रवाद का प्रभाव, तो इस तरह से क्या होगा कि अगर हमारे सामने प्रश्न आएगा तो हम मैनिपुलेट कर लेंगे उत्तर। अब कहोगे सर मैं तो अभी मैनिपुलेट नहीं कर पाऊंगा। अभी नहीं कर पाओगे, 6 महीने के बाद तो कर पाओगे, साल में तो कर पाओगे। जैसे जैसे आगे पचाते जाओगे, उसको डाइजेस्ट करते जाओगे, तो वैसे वैसे आइडियाज कुछ ग्रो करेगा, वहां से आप उसको लेकर कर सकते हो। जैसे देखो, एक क्वेश्चन मैं आपको दूसरा बताता हूं। एक पूछा है कि भारतीय परंपरा एवं, ये भी 2022 का ही है, संस्कृति में गुप्त काल एवं चोल काल, चोल काल के योगदान पर चर्चा कीजिए। मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय परंपरा एवं संस्कृति में के विकास में गुप्त काल एवं चोल काल की योगदान पर चर्चा कीजिए। मतलब कि इसमें देखिए दो कॉमन पॉइंट क्या है। दो कॉमन पॉइंट यह है कि गुप्त काल के बारे में कहा जाता है कि उत्तर भारत का जो साहित्य और कला चली आ रही थी, गुप्त काल में उसने क्लासिकल मानदंड ग्रहण किया, दैट वाज कॉल्ड क्लासिकल। और जो दक्षिण भारत में कला और साहित्य चली आ रही थी, उसने चोल काल में क्लासिकल मानदंड ग्रहण किया। क्लासिकल मानदंड तो मैं आपको समझा ही चुका हूं कि जब कला और संस्कृति विकास के उस स्तर पर पहुंच जाती है, जब आगे आने वाले कला और संस्कृति को, कला और साहित्य को प्रभावित करने लगती है, तो उसको क्लासिकल बोलते हैं। तो आप कहोगे भाई इसको हम कैसे शुरू करें? तो एक लाइन में आप शुरू कर सकते हो। एक पंक्ति में आपको बता देता हूं कि इतिहास, हाँ, भारत में भारत में कला एवं संस्कृति, कला एवं संस्कृति के क्रमिक विकास, भारत में कला एवं संस्कृति क्रमिक विकास में गुप्त काल एवं चोल काल का विशेष स्थान रहा है, जिस प्रकार उत्तर भारत की कला एवं साहित्य ने गुप्त काल में क्लासिकल मानदंड ग्रहण किया,
क्लासिकल मानदंड ग्रहण किया, उसी प्रकार उस पर डॉट डॉट मैं दे देता हूं, आप मैनेज करें ना। उसी प्रकार दक्षिण भारत के कला और साहित्य ने चोल काल में क्लासिकल मानदंड ग्रहण कर लिया। हाँ, अब पैराग्राफ चेंज करके लिखोगे कि हाँ, गुप्त काल में गुप्त काल एवं चोल काल में हम कला और संस्कृति के विकास को निम्नलिखित रूप में देखते हैं। अब कहोगे आप, तो अब एक डॉट देकर आप उत्तर भारत में साहित्य, तो ये संस्कृत, जैसे उत्तर भारत में जैसे साहित्य लिखोगे और उसी में दोनों के बारे में लिख दो। गुप्त काल में संस्कृत साहित्य ने क्लासिकल मानदंड ग्रहण किए क्योंकि अमुक अमुक विद्वानों ने साहित्य के विकास में। अब क्या होता है कि जब आप उत्तर लिखने लगते हो तो उत्तर को आप अपने ढंग से मैनिपुलेट करते हो। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, आपको जैसे मन है वैसे लिखो, केवल अपने में धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लाओ। प्रीलिम्स में तो आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मेंस में कुछ लोग कंप्लेन करते रहे कि हाँ थोड़ा सा दिक्कत होना बहुत ही नेचुरल है। आप अगर अभी मेरी तरह लिखना चाहोगे तो आपको दिक्कत महसूस होगी, लेकिन आप यह मान के चलोगे कि हम जैसे आपको बता रहे हैं उसका 50% 60% पे आप लिखते चले जाओगे तो आपकी मतलब आपका फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप क्वालिफाई कर जाओगे। अब देखो यहां पर साहित्य है, तो साहित्य में दोनों के बारे में लिख दो। उत्तर भारत में संस्कृत साहित्य ने क्लासिकल मानदंड ग्रहण किया, कालिदास, विशाख दत्त, एक दो नाम लिख दो इधर उनकी रचना का। इधर दक्षिण भारत में कहो कि तमिल साहित्य ने क्लासिकल मानदंड ग्रहण किए, उसमें कंबन का रामायण है, एक दो जहंग गोंदार, अगर एक दो रचनाएं का नाम याद हो तो ठीक है। अब इसमें देखोगे स्थापत्य कला, तो स्थापत्य कला में तुम दो कि उत्तर भारत में नागर शैली की आधारशिला गुप्त कला ने तैयार की, ऊंचे चबूतरे पर बनाए जाने लगे वगैरह, थोड़ा सा उस पर। और उसी तरह दक्षिण भारत में चोल स्थापत्य कला ने द्रविड़ शैली के विकास को संभव बनाया, और एक दो लाइन में उसको। फिर तीसरा, ये कितने वर्ड का है देख लेता हूं। वर्ड तो लिखा नहीं हुआ है, सब संख्या नहीं लिखी हुई है। चलिए मैं मान के चलता हूं कि आपके 250 शब्द के हो सकते हैं। और फिर साहित्य के बाद स्थापत्य कला, जैसे आप स्थापत्य कला लिखोगे तो उसी तरह मूर्ति कला, दोनों में मूर्ति कला के बाद चित्रकला, अजंता के चित्र, इनके भी चित्र, साहित्य हो ही गया तो बस हो गया, बहुत है। तो ऐसे लिखते हैं। अब एक दो बड़ा मैं यूनिक क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, ये मैं 2019 का एक दो यूनिक क्वेश्चन बता रहा हूं। अब देखो एक कितना विकट क्वेश्चन, विकट क्वेश्चन का मतलब थोड़ा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन तो देखो सभी आसान हैं। जैसे क्वेश्चन है कि धर्म निरपेक्षता के नाम पर हमारी सांस्कृतिक प्रथाओं के सामने, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हमारी सांस्कृतिक प्रथाओं के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। क्या क्या चुनौतियां हैं, मतलब धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हमारी सांस्कृतिक प्रथाओं के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। अब बताइए, इसका मतलब है आप मान के चल रहे हो कि धर्मनिरपेक्षता आपके सांस्कृतिक अभिव्यक्ति में बाधा पहुंचा रही है। जब ये क्वेश्चन, ये 2019 का क्वेश्चन है और ये 150 वर्ड्स के क्वेश्चन है।
जब ये 2019 में क्वेश्चन पूछा तो उस समय हमारा एक स्टूडेंट जो हैदराबाद में ट्रेनिंग कर रहा था पुलिस एकेडमी में, तो उसने हमको खबर किया कि सर हमारे डायरेक्टर साहब आज कह रहे थे कि भाई ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं मतलब एक डिस्प्यूट वाली बात उठा रहा। डिस्प्यूट वाली बात इसलिए उठा रहा कि अगर आप यह कबूल करते हो कि वास्तव में हमारी जो धर्मनिरपेक्षता है वो सांस्कृतिक प्रथाओं में बाधा उपस्थित कर रही, इसका मतलब है कि क्लियर कट आप मान रहे हो कि धर्मनिरपेक्षता को छोड़ना चाहिए संस्कृति के नाम, संस्कृति को बचाने के लिए, और ये फरा अपने आप में डिबेटेबल चीज हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन अगर ये पूछता, अगर यहीं पर क्वेश्चन ये होता, सुनो, अगर क्वेश्चन ये होता कि क्या धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हमारी सांस्कृतिक प्रथाओं के मार्ग में बाधा उपस्थित की जा रही है, अपने मत के पक्ष में उत्तर दीजिए, तो ये आर्गुमेंटेटिव क्वेश्चन होता। हम डिसएग्री भी करते कि देखिए कहीं कहीं तो ठीक है, धर्मनिरपेक्षता की बेड़ी कुछ ज्यादा ही बांधी जा रही है, लेकिन धर्मनिरपेक्षता भी आवश्यक है किसी राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए और किसी राष्ट्र के स्वास्थ्य के लिए। इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते कि बाधाएं धर्मनिरपेक्षता उपस्थित कर रही है, कला और साहित्य को भी कुछ सीमा में बंद कर काम करना होगा, हम ये बोलते। लेकिन इसने क्वेश्चन स्पष्ट पूछ दिया कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हमारी सांस्कृतिक प्रथाओं के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, तो बताना पड़ेगा। अब बताना पड़ेगा, जैसे उस समय का डिस्प्यूट था कि अब स्कूल में क्या था कि वंदे मातरम जब शिक्षक ने लागू किया तो उसमें कुछ खास समुदाय के लोगों ने विरोध किया कि भाई वंदे मातरम, हम लोग के यहाँ जो देवता हैं, ईश्वर हैं, वो निराकार हैं, और हम लोग वंदे मातरम हमारे धार्मिक मूल्य के खिलाफ है, तो आवाज उठी। उसी प्रकार से आप देखोगे कि जब हथियार खरीद हुई भारत की, वर्तमान सरकार ही थी और रक्षा मंत्री थे, तो रक्षा मंत्री ने वहां पर अनुष्ठान करना शुरू कर दिया, शस्त्र पूजा, जो शस्त्र पूजा हिंदुओं में होती थी। तो इस पर आपत्ति कई लोगों ने उठानी शुरू कर दी, शस्त्र पूजा, इसका मतलब आप हिंदू संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं, और भारत में इस तरह का उदाहरण नहीं होता है। भारत में सारी संस्कृतियों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए और सारे धर्म के साथ, इसका मतलब आप हिंदू धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये मामला उठा था, इसने भी काफी तुल पकड़ा था, इस कदम की आलोचना हुई थी बहुत सारे धर्मनिरपेक्ष तत्वों के द्वारा। और तीसरी चीज यह थी कि जैसे सबरीमाला वाला, केरला वाला कांड हुआ था, जो महिलाओं को प्रवेश मंदिर में वर्जित जो किया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उस पर कि नहीं, महिलाओं को प्रवेश मिलना चाहिए। तो धर्मनिरपेक्षता के नाम पर कि नहीं नहीं, इसमें आप कैसे, तो महिलाओं के अधिकार की ही बात थी कि भाई आप कैसे धर्म की बेड़ी आप बांध सकते हैं, उसमें धर्म के नज़र में तो सभी समान है, पुरुष हो महिला हो। तो ये बहुत तुल पकड़ा था। इन्हीं को आधार बनाकर तब एग्जाम्पल तो यही सब देना होगा, दूसरा इस क्वेश्चन में क्या किया जाएगा आप ही बताइए। तो हम सोचने वाला प्राणी अगर बन जाते हैं तो हम आसपास से उदाहरण लेकर डाल देते हैं, और यही वजह है कि मैं शुरू से ही क्लास में इस बात पर बल देता रहा। और आज मेरा लास्ट क्लास है तो मैं उदाहरण आपको दे के बता रहा हूं कि पुस्तकों में केवल पढ़ के ये सब नहीं खींचा जा सकता। मैं आपको कितनी पुस्तकें बताऊं और क्या क्या चीज बताऊं। आपको एक कॉन्शस होना पड़ेगा, हमारा काम समाप्त है, अब आपका काम शुरू है। अब आप जग जाइए, अपने पांव पर खड़े हो जाइए, सोचने वाला प्राणी बन जाइए, भारत और दुनिया को देखिए और समझिए। अब एक दूसरा क्वेश्चन भी उदाहरण देता हूं, ये भी 2019 का क्वेश्चन है। क्या बात है जो भारतीय समाज को अपनी संस्कृति को अद्वितीय अपनी संस्कृति को जीवित रखने में अद्वितीय बना देती है। अद्वितीय बना देती है।
चर्चा कीजिए। अब ये भी 120 वर्ड्स का है, 10 मार्क्स का है। हंड्रेड 120 वर्ड्स का है। अब इसी प्रश्न को आप देखिए। अब बताइए, इस प्रश्न को देखने के बाद कौन क्या बोलेगा? अब इसको किस पुस्तक में कोई खोजेगा? अब वैसे मैं आपको ये दोनों ऊपर और नीचे दोनों प्रश्न बता दूं कि जब फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इस पर इंडियन सोसाइटी वालों का भी क्लेम है, जो इंडियन सोसाइटी पढ़ते हैं उस पर भी। लेकिन मैं तो मान कर चलता हूं कि इंडियन सोसाइटी का आधा पार्ट तो हिस्ट्री निगल लेता है और आधा पार्ट उसका इकोनॉमिक्स निगल लेता है। तो ये क्या होता है कि आप अगर इंडियन सोसाइटी के भी क्वेश्चन को पुख्ता करना चाहेंगे तो हिस्ट्री की समझ वहां आपको बहुत काम आती है। हम इसको इतिहास का प्रश्न मान रहे हैं, लेकिन जो इंडियन सोसाइटी का प्रश्न इसको मानेगा उसको भी हिस्ट्री से ही इसका उत्तर करना पड़ेगा, क्योंकि इंडियन सोसाइटी का वो भाग तो हिस्ट्री से ही प्रेरित होता है। अब भारतीय समाज पढ़ेंगे तो इतिहास से ही आप चीजें लेंगे, कहां से लेंगे? तो ये चक्कर पड़ता है। अब देखो क्या बात है जो भारतीय समाज को अपनी संस्कृति को जीवित रखने में अद्वितीय बना देती है। चर्चा कीजिए। अब कहां इस चर्चा को खोजेंगे, कहां इसका अध्ययन करेंगे? अब आंख बंद करेंगे, सोचना शुरू करेंगे, जो निकल जाएगा वही होगा। जैसे एक निकल गई हमारे यहां जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था अच्छी चीज नहीं है, लेकिन इंडिया में परमानेंसी लाती है, जल्दी बदलाव नहीं होने देती है। संस्कृति भी वही, जैसे जिस जाति से जुड़ी हुई जो कला है, जो शिल्प है, जैसे बाबर भी हिंदुस्तान में आया था तो उसने कहा यहां पर पिता अपना शिल्प और अपनी कला अपने पुत्र को देते हैं। जैसे इंडिया में जो हुनर है, आप देखिए ना, आपके एनसीईआरटी बुक में भी लिखी हुई है। आपका जो कला पर एक एनसीईआरटी बुक है, क्लास 11th का है शायद, उसमें देखिएगा अगर बाप बढ़िया मुखौटा बनाता था तो इवन हिज सन वॉज गोइंग टू डेवलप इट। मतलब यह है कि पिता से हुनर या पिता से कला पुत्र को मिलता है। तो जो कास्ट सिस्टम है वो कास्ट सिस्टम कहीं ना कहीं कला को और तकनीकी को जीवित रखे हुए। और दूसरा है आपका धर्म। धर्म तो धर्म क्या होता है? किसी चीज को परंपरावादी वो बदलने नहीं देता। आप अपने घर में देखिए, आपकी दादी मां है, वो कुल देवता की पूजा करती होंगी, तो कुल देवता की पूजा करती होंगी तो कुल देवता के सामने कुछ विशेष छाप बनाती है, विशेष छाप। और विशेष छाप बनाती है तो वो आप उनकी दादी भी उस समय बनाती होगी, उनकी दादी भी बनाती होगी, मतलब आपके यहां वो सैकड़ों वर्ष से चला आ रहा होगा। तो धर्म किसी चीज को बदलने नहीं देता है। परंपरा को और विरासत को प्रिजर्व करने में धर्म का बहुत बड़ा हाथ है। जैसे धर्म है, उसने कला को बचाया है, मंदिर को बचाया है, मंदिर निर्माण, स्थापत्य निर्माण को, मूर्ति पूजा को बचाए रखा है, जो मूर्तियां बनी हैं उसको बचाए रखा है, नृत्य और संगीत तक को बचाए रखा है। आपका जो भरतनाट्यम नृत्य है या कथक है या कथक कली, ये सब तो धर्म से ही जुड़ा हुआ है। और तीसरा आता है तीर्थ यात्रा। तीर्थ यात्रा है आपका, वो आपकी संस्कृति को बचाए हुए। आज भी देखोगे तो भारत की सांस्कृतिक एकता जगमगा रही है। उत्तर में केदारनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी। मतलब जो तीर्थ यात्रा है, वो तीर्थ यात्रा कहीं ना कहीं आपकी संस्कृति को पुनर्जीवित रखे हुए है, माने जीवित रखे हुए है और आपकी संस्कृति को अद्वितीय बना देती है। क्योंकि जो तीर्थ पर आज से 200 वर्ष पहले भी और 500 वर्ष और 1000 वर्ष पहले भी लोग जाते थे, आज भी जाते। और चौथा है सहिष्णुता। सहिष्णुता, सहिष्णुता ये आप कहोगे, और सहिष्णुता में क्या है? तो जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। तो कहीं ना कहीं जो जियो और जीनोदय का जो सिद्धांत है, यह जीवन में एक प्रकार का
मतलब एक जीवन की बहुत बड़ी फिलॉसफी है जो भारत में रही है, सहिष्णुता, टॉलरेंस। भारत एक ऐसा मुल्क है जिसमें आप देखोगे विश्व में ऐसा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। एक शासक ने एक से अधिक धार्मिक पंथों को संरक्षण दिया। वही यूरोप में आप जाइए तो रोमन कैथोलिक शासक ने प्रोटेस्टेंट पंथ को दबाया और प्रोटेस्टेंट शासक ने रोमन कैथोलिक पंथ को दबाया। आप इस्लामी जगत में देखिए, शिया सुन्नी के नाम पर खून खराबा हुआ, लेकिन हिंदुस्तान में धर्म के नाम पर खून खराबा नहीं हुआ। यहां पर एक तरह से टॉलरेंस रही, जियो और जीने दो। तो इससे क्या हुआ कि हमारे संस्कृति में जो विविधता में एकता की जो थियरी आई, नहीं तो विविधता तो रहेगी ही नहीं। जिस समय टॉलरेंस गया उसमें विविधता कहां रहेगी, उसमें तो एक रूपता लाने की कोशिश की जाएगी। तो हमारी संस्कृति को विविधता में एकता का जो नाम दिया गया वह इसीलिए कि टॉलरेंस रहा। और इसमें अब ये मैंने 4 एग्जाम्पल आपको दिया है। अब 1-2 एग्जाम्पल आप लाना चाहो तो और भी ला सकते हो, कोई जहां आपको पेपर पढ़ते हुए, कुछ पढ़ते हुए आपको ध्यान आ गया तो चलिए आप इसमें कुछ डालना चाहोगे तो और भी आप इसको बढ़ा सकते हो। और सबसे बड़ी बात है एग्जाम्पल से इसको बढ़ा सकते हो। अब 4-5 पॉइंट निकल कर आ गया तुम्हारा उत्तर। पूरा यूपीएससी में यही होता है, वहां पर बैठकर सोचकर 4-5 पॉइंट निकालकर अच्छे से उत्तर दे देना है, अच्छे से उत्तर दे देना है। दैट इज क्लियर। ओके, सो ये हो गया आपके क्वेश्चन का उत्तर। अब मैं स्टूडेंट्स, ये आपका लास्ट क्लास है। आई फील वेरी नॉस्टैल्जिक टुडे। मुझे भी बहुत ये हो रहा है कि आज इतने लंबे समय तक आप लोगों के साथ रहा, और भले ही मैं आपको डायरेक्ट पढ़ाया ना, लेकिन मैंने आपको हमेशा विजुअलाइज किया, और विजुअलाइज करके और हमने हमेशा अपनी कल्पना में यही देखा कि आप लोग हमारे सामने बैठे हुए और हम आपको पढ़ा रहे हैं। अब थोड़ा सा हम आपसे कम्युनिकेट करना चाहेंगे, संवाद स्थापित करना चाहेंगे और खबर भी करना चाहेंगे कुछ कैसे आप पढ़ेंगे। अब देखो, आपका सवाल एक यह खड़ा होगा कि कौन कौन सा पुस्तक पढूं। यूपीएससी की सच्चाई में स्टूडेंट्स बहुत कम लोग जानते हैं। पुस्तक पढ़ने का आपके पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मुख्य परीक्षा का आपका काम लगभग यहीं से हो गया। अब थोड़ा बहुत आप एनसीईआरटी वगैरह जो पढ़ के इसको जितना बढ़िया से पचा सके और जितनी जुगाली कर सके, आपका मुख्य परीक्षा का काम हो जाएगा। प्रीलिम्स परीक्षा में कुछ तथ्य बढ़ाने पड़ेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में भी पहले चाहिए अंडरस्टैंडिंग, और हमारा विश्वास है कि हमने आपके अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर दिया। ये हमारा विश्वास है अंदर से। तो क्योंकि आप लोगों का रिस्पॉन्स से पता चला, फिर एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछता रहा और आप लोग जिस तरह से जवाब देते रहे, उससे मुझे विश्वास हो चला कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट लगभग क्लियर हो गया है। और जो चीज आपको पीछे लगता है कि मैं भूल चुका हूं, उस पर भी अगर आप दोबारा सोचोगे तो आपको याद आना शुरू हो जाएगा और आप उसको अच्छे ढंग से रिवाइज कर पाओगे। सो माय स्टूडेंट्स, माय क्वेश्चन इज, मेरा जो प्रश्न है वो यह है कि, या पहले आपका जो प्रश्न आएगा उससे पहले ही मैं उत्तर दे दूं कि मैं अब क्या पढ़ूं। तो प्रीलिम्स के लिए 60% काम आपको इधर से ही क्वेश्चन का हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन आप अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व करेंगे। प्रीलिम्स में कभी भी क्वेश्चन की जानकारी नहीं रहती है। क्वेश्चन की में हमेशा हम उत्तर खोजते हैं कि अगर यह सही है, मतलब इसमें सी सही होगा, बी सही होगा। इंटेलेक्चुअल गेस की बहुत बड़ी भूमिका होती है, और वो इंटेलेक्चुअल गेस आती है अंडरस्टैंडिंग से। तो अंडरस्टैंडिंग आपका डेवलप हो गया तो आपका काम हो जाएगा। अब 20% क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा तथ्यों को तलाशना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अब ओरिजिनल बुक आप कहां पढ़ेंगे, उसमें तो आपका बहुत टाइम लग जाएगा। एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, कोई गाइड बुक से आप प्रीलिम्स का सपोर्ट ले लीजिए। कोई गाइड बुक से आप प्रीलिम्स का सपोर्ट ले लीजिए, कोई भी गाइड बुक देख लीजिए और उसमें आप, लेकिन ध्यान रखिए, आप
अंधाधुंध फैक्ट्स मत लेना, वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। मैंने जो स्कीम बनाया है, स्ट्रक्चर, तो वहां से जो एक्स्ट्रा फैक्ट लेना वो उसी स्ट्रक्चर के अंदर डालकर, और थोड़ा सा फैक्ट्स बढ़ाना, बहुत ज्यादा फैक्ट्स नहीं मत बढ़ाना। आप अपनी मर्जी से चाहे जितना भी फैक्ट्स बढ़ा लो, वो याद रहने वाला नहीं। जो अब आपको एक्सपीरियंस हो गया, पढ़ने से आपको यह लग जाएगा कि हम क्या याद रख सकते हैं और क्या याद नहीं रख सकते हैं। जो लगेगा कि हम याद रख सकते हैं उसको आप एसिमुलेट कर लेना, और जो लगे याद नहीं रख सकते उसको इग्नोर कर देना। आपका कोई सवाल है तो मैं आज आपसे कम्युनिकेट करना चाहूंगा खुलकर, तो आप लोग सवाल करिए अपना। एनसीईआरटी के लिए पूछना है क्या? कि ओल्ड पहले पढ़े या न्यू? देखो अब जो तुम लोग बचकाना सवाल करोगे तो हमारे लिए बहुत टचिंग हो जाएगा। हमने कहा कि न्यू एनसीईआरटी का कोई जवाब नहीं है। न्यू एनसीईआरटी आपको सोचने वाला प्राणी बनाता है। न्यू एनसीईआरटी आप फैक्ट्स के लिए क्यों पढ़ रहे हो? न्यू एनसीईआरटी आप अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ो ना। और तथ्य लेना है तो ओल्ड एनसीईआरटी से और ले लो। ओल्ड एनसीईआरटी में आपको तथ्य ज्यादा मिलेगा, लेकिन न्यू एनसीईआरटी आपकी समझ ज्यादा विकसित करेगा। तो न्यू एनसीईआरटी का तो कोई विकल्प है ही नहीं। न्यू एनसीईआरटी तो छोड़ना ही मत, और अगर मौका मिले तो ओल्ड भी पढ़ो। और अंकुल सवाल भेजो। शुभम पूछ रहे हैं सर, स्पेक्ट्रम पढ़ना पड़ेगा? शुभम, स्पेक्ट्रम केवल मॉडर्न हिस्ट्री पर है और बहुत ज्यादा है, उतना एसिमुलेट करना मुश्किल होगा। थोड़ा वो सपोर्ट उसे ले सकते हो तो ले लेना, लेकिन पूरा स्पेक्ट्रम पढ़ना तो व्यवहारिक रूप में मुझे संभव नहीं लगता। उस गाइड बुक जो आप बोले उसका नाम पूछ रहे हैं। नाम मैं नहीं बता सकता, नाम तुम देख लेना मार्केट में जो तुमको कंफर्टेबल लगे। अब तुम में खुद समझदारी आ चुकी है, तो खुद समझदारी आ चुकी है, इसलिए गाइड बुक देख लेना, चेक कर लेना। अरे इतना मुझसे पढ़ने के बाद अगर तुम कोई बुक पढ़ के ये नहीं समझ पाए कि भाई ये हमारे लिए कौन सा ज्यादा उपयोगी है, कौन सा कम उपयोगी है, तो फिर पढ़ने का फायदा क्या है? कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर कि 2025 में हम देंगे एग्जाम, तो उसके लिए कुछ स्ट्रैटेजी? और अच्छी बात है, 2024 तो तुम्हारे लिए बहुत अर्ली हो जाएगा। 2023 है ना, अगर 2024 में तुमको देना रहता तो बहुत जल्दबाजी हो जाती। फिर 2025 आइडियल है। आप पढ़ते रहो, दौड़ते हुए पढ़ते रहो। 2025 पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। यूपीएससी में मिनिमम तैयारी मैं समझता हूं एग्जाम देने से पहले 2 वर्ष पहले से तैयारी चाहिए। अगर 2024 देना रहता तो इट मीन्स यू आर इन हरी। और कोई सवाल? तो कोई क्वेश्चन तो क्या करूं मैं स्टूडेंट्स, आपका तो कोई क्वेरीज इस तरह का आ नहीं रहा। आप लोग सारे क्वेरीज से आप वाकिफ हो चुके हैं, तो आज यहीं विराम दूं और आप लोगों से विदा लूं। तो मैं कक्षा, चूंकि आप लोगों का कोई ऐसा अब क्वेरीज रही नहीं और रहना भी नहीं चाहिए, चूंकि आप लोगों ने अब बहुत समझदारी विकसित कर ली है। अब ये बताइए, आप हमारे प्रश्नों का कुछ जवाब दीजिए। अब मैं जो पूछता हूं उसका आप जवाब दीजिए। देखिए, क्या आप लिंक करना सीखे? कैसे लिंक करके पढ़ा जाता है? हाँ या ना में जवाब देना, सही सही। लिंक करना आपने सीखा? यस। तो लिंक करना सीखा, तब क्यों डरते हो? तब तो आप
नंबर 1। नंबर 2, राइटिंग का क्या सिचुएशन है? एमसीक्यू तो आप बहुत अच्छा करते रहे हो, राइटिंग का क्या सिचुएशन है? राइटिंग थोड़ा सीखा? फिफ्टी परसेंट 50%। अब धीरे धीरे प्रैक्टिस करते चलो, 50% अगर सीख गए तो 50% और भी हो जाएगा, प्रैक्टिस करते चलो। तो क्या करूं, अब यहां विराम दे दूं, अब विदा लेता हूं आप लोगों से। चलिए, हमारी शुभकामना आपके साथ है, आप लोग सफल होकर दिखाइए, और मेरा विश्वास है कि आप लोग अगर इस मेरे मेथड को फॉलो करते हुए पढ़ते जाएंगे तो आप जरूर सफल होंगे। थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स। अब आई विल सी यू कहना तो मुश्किल है, अब कब देखूंगा, कैसे देखूंगा, लेकिन हम लोगों की मुलाकात आज न कल जरूर होगी। थैंक यू वेरी मच।